अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ स्टडी का बड़ा एक यूनिक वे वो शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा आसान वे है। एज यू नो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी स्टडी सिस्टम को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया है। ऑलरेडी इसके डिफरेंट जो कोर्सेज़ हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, वो बहुत ज़्यादा लेंथी और बोरिंग होते हैं। रेलिवेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्लूड की गई होती हैं। इसके अलावा इन्होंने जब चॉइस सिस्टम ख़त्म कर दिया तो पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मेरे लेक्चर्स जो सुनते हैं उनको पता है कि आसान वर्डिंग में लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ना चीज़, ये यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं की होगी। तो आई स्वेयर कि आप इसको अच्छे से समझेंगे ना, मेरे नोट्स को जो मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको पता है कि कुछ कोर्सेज़ हैं जैसे ENG 522 है, 523 है, काफ़ी लेंथी हैं। इनके लेक्चर्स तो जस्ट 15 होते हैं, मिड में 7 होते हैं, लेकिन लेंथी होते हैं, काफ़ी थ्योरी बेस्ड बोरिंग से होते हैं। तो आज से हम इंशाल्लाह 523 के नोट्स जो हैं वो कवर किया करेंगे। मैं आप लोगों के साथ डेली इसका एक पार्ट जो है वो शेयर किया करूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका फर्स्ट लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ये अभी फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू है, यहाँ पे जाके फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट लेक्चर का। मीनिंग कि आप लोग देख सकते हैं कितना लेंथी है, कितना डिफिकल्ट है ये कोर्स, और इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे जाके इसका फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है और सेकंड स्टार्ट होता है। तो आज के जो हमारे नोट्स हैं उसमें हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट लेक्चर का जस्ट फर्स्ट पार्ट जो है ना, यानी यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे जो ख़त्म होता है 4 पेजेस का, वो मैंने आपको कवर। आपने नोट्स को अच्छे से समझा। मैंने ना सिर्फ नोट्स को शेयर किया बल्कि एक्सप्लेन भी किया है, आसान वर्डिंग में, इजी वर्डिंग में। आपने नोट्स को समझने के बाद यहाँ पे आके ना अपने हैंडआउट्स को एक बार रीड लाजमी करना है, और आप लोग खुद नोट कर लेंगे कि जो चीज़ें मैंने नोट्स में समझाई हुई ये सारी की सारी यहाँ पे इंक्लूड है। मीन के कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं। इंपॉर्टेंट तो मैंने काफ़ी मेंशन करके लिखी हुई, बाकायदा शॉर्ट एंड MCQs मैंने मेंशन की हैं नोट्स में, और बाकी चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। सारा कुछ यहाँ पे जो लिखा है वही मैंने नोट्स में आसान वर्डिंग में राइट किया हुआ। तो आप लोग नोट समझने के बाद इसको एक बार लाजमी रीड कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को भी वो नोट्स चाहिए तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप जो मेरा ग्रुप है उसका लिंक लगाऊंगी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो ये मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किए हैं ENG 523 के। बहुत ही ज़्यादा इजी वर्डिंग में मैंने सारा कुछ मेंशन किया है। जो हैंडआउट्स में डेफिनेशंस थी वो भी साथ लिखी हैं, इंग्लिश डेफिनेशंस, एंड देन मैंने उर्दू में भी साथ साथ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। बहुत ही ज़्यादा इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। अगर आप लोग इन नोट्स से अपनी तैयारी करते हैं, ये बुक वैसे बहुत लेंथी और बोरिंग है, तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी देती हूँ कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो गेन कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को साथ साथ में समझा भी देती हूँ, एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट ना रहे। तो सब स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 का आज हमने फर्स्ट पार्ट करना है। सेकंड पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो उसमें कवर करेंगे। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि ये कोर्स है डिस्कोर्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो डिस्कोर्स एनालिसिस होता क्या है? डिस्कोर्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, गुफ्तगू करना। यानी एक तो होता है सेंटेंस, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बारिश हो रही है, ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है, ये डिस्कोर्स नहीं है। डिस्कोर्स होता है एक मुकम्मल गुफ्तगू, यानी कि जिसमें आप किसी को ऑर्डर कमांड कुछ भी दे रहे हो, आगे से रिस्पॉन्स भी आ रहा हो। जैसे मैं अगर कहूँ कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं कमांड दे रही हूँ, किसी से मुखातिब हूँ, मीन कि मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो ये एक डिस्कोर्स है। और अगर मैं कहूँ कि बारिश हो रही है, छत्ता लेके जाओ, यानी अम्ब्रेला लेके जाओ, तो ये भी एक डिस्कोर्स है, यानी कि मैं किसी को काम मतलब किसी से कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं खुद से नहीं बोल रही ना, ये कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस तो वैसे है, लेकिन इस सेंटेंस में किसी से बात कर रही हूँ, किसी को कमांड कर रही हूँ, किसी कम्युनिकेशन कर रही हूँ। तो जब इस तरह के गुफ्तगू होती है उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। और इस गुफ्तगू को जब लोग एनालाइज करते हैं, बड़े बड़े लिंग्विस्टिक्स उसको देखते हैं कि कौन सा जुमला कहाँ पे फिट हुआ, कैसे फिट हुआ, तो उस प्रोसेस को डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज को स्टडी करना जब वो रियल लाइफ में यूज़ हो रही हो तो उसको हम डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ जा रही हो और आप आंसर दो कि मैं बाजार जा रही हूँ, तो ये चीज़ डिस्कोर्स कहलाती है। और इसको स्टडी करना, यानी कौन बोला, कब बोला, कंटेक्स्ट किस में बोला, सिचुएशन कैसी थी, तो ये चीज़ डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाएगी।
तो नेक्स्ट यहाँ पे है कि डिस्कोर्स एनालिसिस देखता है कि सेंटेंस आपस में कैसे जुड़ते हैं, कंटेक्स्ट और कल्चर का क्या असर होता है। मीन के ये सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं ना, यानी किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हो, आगे से आंसर मिला कि मैं बाजार जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, कुछ भी आंसर मिल रहा है, तो ये सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे। और इसके अलावा ये कौन से कंटेक्स्ट का मतलब होता है कंडीशन, हालत, उस वक्त हालत क्या थी, यानी पूछने वाला कैसा था, बताने वाली कैसी थी, और इन दोनों का कल्चर क्या था, यानी कौन सी लैंग्वेज यूज़ करके कौन से नॉर्म्स में ये बात कर रहे थे। तो ये सब चीज़ को जब एनालाइज किया जाएगा उस प्रोसेस को डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। यहाँ मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है डिस्कोर्स सेंटेंस प्लस कंटेक्स्ट प्लस मीनिंग। तो मतलब जो डिस्कोर्स इज इक्वल टू किसके होता है, सेंटेंस भी देखा जाता है, कंटेक्स्ट भी देखा जाता है, उसका मीनिंग भी देखा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्कोर्स जो होता है रिटन और स्पोकन फॉर्म दोनों में इसको एनालाइज किया जाता है, यानी कि जब हम बोल रहे होते हैं, हमसे कोई बातचीत कर रहा होता है, तो ये स्पोकन फॉर्म का डिस्कोर्स होगा, उसको भी एनालाइज किया जाता है। और रिटन फॉर्म में जैसे ग्रामर वगैरह, स्टोरी वगैरह कुछ भी लिखी होती हैं, जब उनको पढ़ के एनालाइज किया जाता है तो वो रिटन फॉर्म का डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाएगा। तो बेसिकली ये दोनों एनालाइज करता है, डिस्कोर्स जो होता है रिटन और स्पोकन फॉर्म को, लेकिन ज़्यादातर इसकी तवज्जो रिटन लैंग्वेज की तरफ होती है, ये भी आपने याद। तो अगर आपने डिस्कोर्स एनालिसिस की डेफिनेशन करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल। इट फोकसेस ऑन हाउ सेंटेंस आर कनेक्टेड इन अ टेक्स्ट एंड हाउ कंटेक्स्ट एंड कल्चर इफेक्ट लैंग्वेज यूज। मीन के डिस्कोर्स एनालिसिस क्या स्टडी करता है, लैंग्वेज को स्टडी करता है बियॉन्ड द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस लेवल से थोड़ा हट के स्टडी करता है। सेंटेंस लेवल को भी देखता है लेकिन उससे भी आगे जाके, उससे आगे क्या देखता है, ये कंटेक्स्ट देखता है, सिचुएशन देखता है, इसके अलावा कल्चर देखता है और लैंग्वेज का यूज़ देखता है। ये सारा कुछ होता है डिस्कोर्स एनालिसिस में। फिर यहाँ पे है कि डिस्कोर्स एनालिसिस एंड टेक्स्ट ग्रामरियंस, और ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि डिस्कोर्स एनालिसिस का ज़्यादातर काम किसने किया था, टेक्स्ट ग्रामरियंस ने किया था, यानी जो ग्रामर को वर्क करते हैं, ग्रामर पर वर्क करते हैं, ग्रामर कैसे फाउंड होती है, कैसे इसका यूज़ होता है, उनको टेक्स्ट ग्रामरियंस बोलते हैं। और ये स्टडी किसका करते हैं, सेंटेंस का रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट में सेंटेंस का रिलेशन सारा कुछ ये फाइंड करते हैं। मीन के डिस्कोर्स एनालिसिस यानी कि जो गुफ्तगू हुई है, जो कम्युनिकेशन हुई है, उसको देखना, उसको एनालाइज करना कि सेंटेंस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, मीनिंग क्या है, सेंटेंस की कंटेक्स्ट क्या है, कहाँ पे क्लॉजेज यूज़ हो रही हैं, कहाँ पे फ्रेजेस। तो जब ये सारा प्रोसेस, यही एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को फाइंड करना, उसका तज्जिया करना, उसको अच्छे तरीके से देखना। तो ये सारा काम टेक्स्ट ग्रामरियन ज़्यादातर करते हैं। नेक्स्ट है डिस्कोर्स एंड ग्रामर लिंक। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्कोर्स और ग्रामर का लिंक क्या है, तो लिंग्विस्ट यानी जो लिंग्विस्टिक्स पे काम करते हैं, यानी जो ज़ुबान पे काम करते हैं, ज़ुबान की साइंटिफिक जो नॉलेज है उस पर काम करते हैं, उनको लिंग्विस्ट बोलते हैं। उन्होंने ये बताया कि ग्रामर और डिस्कोर्स आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि जो डिस्कोर्स मीन के जो गुफ्तगू होती है और जो ग्रामर होती है आपस में कनेक्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि लैंग्वेज स्ट्रक्चर और मीनिंग का लिंक समझा गया। मीन के लैंग्वेज स्ट्रक्चर मतलब क्या, लैंग्वेज स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेंटेंस, यानी सेंटेंस जो बोल रहा है और उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग तो होगा ना, इसका स्ट्रक्चर जो समझा जाता है, ठीक है। और इससे गुफ्तगू जो डिस्कोर्स है उसको बनाने में हेल्प होती है। नेक्स्ट हमारा है इंग्लिश में ये बात लिखी है कि द लिंक बिटवीन ग्रामर एंड डिस्कोर्स वाज हाईलाइटेड बाय लिंग्विस्टिक्स एंड डिस्कोर्स एनालिस्ट स्पेशली डेवलप्ड फर्दर बाय मैक हैलिडे। तो ये एमसीक्यू पूछा जाता है आप लोगों से पेपर में भी कि डिस्कोर्स और जो ग्रामर का लिंक है ये सबसे ज़्यादा फाइंड किसने किया था, ये किया था मैक हैलिडे ने, हु शोड दैट ग्रामर इज नॉट ओनली रूल्स बट पार्ट ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन डिस्कोर्स। यानी कि ग्रामर बेसिकली आपको पता होता है ग्रामर क्या होती है, ग्रामर में रूल्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज के जुमले जो हैं, किसी भी लैंग्वेज को बनाने के रूल्स होते हैं। तो मैक ने कहा है कि ग्रामर जस्ट रूल नहीं होती बल्कि एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन का जरिया होती है डिस्कोर्स में। डिस्कोर्स में हम क्या कर रहे होते हैं, हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और जो कम्युनिकेशन करते हैं, हम सेंटेंस बोल रहे होते हैं, वो सेंटेंस हम कहाँ से लेते हैं, हम ग्रामर से लेते हैं। यानी कि इसी तरह ग्रामर और डिस्कोर्स का लिंक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसको जो थे मैक हैलिडे उन्होंने इस पर काफ़ी वर्क किया था। नेक्स्ट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, स्कोप ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस, यानी स्कोप क्या है डिस्कोर्स एनालिसिस का। द स्कोप ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस इज वेरी ब्रॉड, बहुत वसी है। इट डज नॉट फोकस ओनली ऑन सेंटेंस बट आल्सो होल टेक्स्ट, कंटेक्स्ट और सिचुएशन, कल्चर, इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज। यानी कि स्कोप मीन के इसकी जो वसत है इसके वो ये है कि इसमें पूरा टेक्स्ट देखा जाता है, यानी किसने क्या बोला, नेक्स्ट आंसर क्या मिला। इसके अलावा सिचुएशन देखी जाती है, यानी किस सिचुएशन में बोल रहे हैं, कौन बोलने वाला है, टीचर है या स्टूडेंट की डिस्कशन हो रही है, पेशेंट या जो है डॉक्टर उसकी डिस्कशन हो रही है, यानी इस तरह से कंटेक्स्ट देखा जाता है। इसके अलावा कल्चर देखा जाता है, कल्चर इन्फ्लुएंस देखा जाता है, किस कल्चर में ये बात किस मीनिंग में ली जाएगी। कुछ बातें होती हैं कल्चर में और मीनिंग में ली जाती है, दूसरे में और तरह से, तो ये सारा कुछ देखा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ
पे इन्होंने ना कंपैरिजन करके बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था डिस्कोर्स और ग्रामर का लिंक, तो यहाँ पे अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स और डिस्कोर्स का लिंक बताया हुआ है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स होता है क्या बेसिकली, यहाँ आपका ये पढ़ना तो नहीं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा इन्फो दी है आपको कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स होता है लैंग्वेज का जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करना, ठीक है, जो प्रॉब्लम लैंग्वेज से रिलेटेड हो। मीन कैसे, मीन अगर कोई स्टूडेंट है और वो सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है इंग्लिश में, और वो अच्छे से सीख नहीं पा रहा दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत, तो अब ये फाइंड करना कि वो स्टूडेंट क्यों नहीं सीख पा रहा, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको माइंड का मसला है, फिर उसको कम्युनिकेशन करने में थोड़ी हेसिटेशन फील होती है, कुछ भी। तो जब ये सोल्यूशन फाइंड किया जाएगा लैंग्वेज के रिलेटेड, तो उसको हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस इज वाइडली यूज्ड इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स स्पेशली इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स मैंने आपको पहले बताया है कि लैंग्वेज के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने का ये फील्ड है। तो लैंग्वेज के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो जाती है, लैंग्वेज लर्निंग में प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को जो लैंग्वेज लर्न करना चाहता है। फिर सेकंड लैंग्वेज जो होता है उसको सीखने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्लासरूम रिसर्च, यानी क्लासरूम में स्टूडेंट कैसे बोलते हैं, कैसे लैंग्वेज सीखते हैं, उस पर रिसर्च करना। तो ये 3 जो चीज़ें आपने याद रखनी, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट से इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो मैंने लिखा है सारा इंपॉर्टेंट है, आप अगर जस्ट ये याद कर लेते हैं ना तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बात कह देती हूँ कि आप इसको पढ़ने के बाद अपना जो हैंडआउट्स है वहाँ पे जाके रीड करेंगे, सारे हैंडआउट्स आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ वहाँ पे इंग्लिश में लिखी। यहाँ पे 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, यानी फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें जो 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस एंड देन है अमेरिकन डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस मतलब मैंने आपको पहले बताया, डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, गुफ्तगू करना। तो ब्रिटिश आपको पता है, ब्रिटिश एक अलग एक्सेंट होता है, अमेरिका लोगों का एक अलग एक्सेंट होता है, यानी बोलते तो इंग्लिश हैं लेकिन उनका बोलने का लहजा थोड़ा चेंज होता है। अगर आपको मतलब जानना है तो आप गूगल वगैरह करके आवाज़ भी सुन सकते हैं कि ब्रिटिश के लोग इंग्लिश के वर्डिंग को कैसे प्रोनाउंस करते हैं और अमेरिका वाले कैसे करते हैं। तो डिस्कोर्स मीन के ब्रिटिश के लोगों का गुफ्तगू करने का जो मेथड है उसको एनालाइज करना, ये ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाएगा। इस तरह अमेरिकन डिस्कोर्स एनालिसिस भी ऐसा ही कहलाएगा। तो हमने पढ़ना ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस was strongly influenced by मैक हैलिडे। ये आपका MCQs है कि ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस है उस पर सबसे ज़्यादा किस लिंग्विस्टिक्स का असर है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर, तो मैक हैलिडे हैं। हु व्यूड लैंग्वेज एज हैविंग सोशल फंक्शन फंक्शनल अप्रोच। तो ये भी आपका सेकंड MCQs है, किसने कौन सी अप्रोच दी थी, मैक हैलिडे ने फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। मैं आपको आगे बताती हूँ इसका टोटल मकसद। तो हैलिडे की फंक्शनल अप्रोच क्या है, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हैलिडे की फंक्शनल अप्रोच क्या है। लैंग्वेज है सोशल फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है कोई काम परफॉर्म करना। तो हैलिडे ने कहा है कि लैंग्वेज जो है ये फंक्शनल अप्रोच है, सोशल फंक्शन परफॉर्म करती है। मीन कि हम लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, लैंग्वेज ना होती तो हम अपने सोशल जो मामला है वो कैसे निपटाते, यानी हम कैसे बातचीत करते लोगों से, अपना रिश्ता रिलेशन कैसे बनाते। तो इट इज़ नॉट जस्ट ग्रामर रूल्स बट अ कम्युनिकेशन टूल। आगे थीमेटिक, थीम एंड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। थीमेटिक का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेंटेंस, यानी अगर मैं कहूँ कि अली गोज टू स्कूल, तो अली क्या है, अली थीमेटिक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेंटेंस को हम थीम या थीमेटिक बोलते हैं। तो इसने कहा थीमेटिक एंड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर यानी इसने आपको पूरा सेंटेंस बताया कि अली गोज टू स्कूल, तो अली थीमेटिक है, और इसके अलावा इस जुमले का स्ट्रक्चर गोज टू स्कूल, ये वाली जो चीज़ है ये हॉलीडे के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, यानी जुमले का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, उसका जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है फंक्शनल अप्रोच, और इसी चीज़ को हम ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस में एनालाइज करते हैं। यानी ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस में जुमले का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है सिंक्लेयर एंड कॉलथर्ड मॉडल। तो ये दोनों थे यूनिवर्सिटी ऑफ बिरिंघम, ठीक है, बिरिंघम। तो इस यूनिवर्सिटी से थे ये सिंक्लेयर और कॉलथर्ड जो मॉडल पेश करने वाले। ये आपने एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग याद रखना। नेक्स्ट ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिंक्लेयर कॉलथर्ड डेवलप्ड अ मॉडल ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड प्यूपिल्स। प्यूपिल्स का मतलब होता है स्टूडेंट, बाय डिवाइडिंग डिस्कोर्स इनटू स्ट्रक्चर्ड यूनिट्स। यानी कि इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, इन्होंने क्लास में जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान गुफ्तगू होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर जुमले जो थे उनको डिवाइड किया, फिर उस जुमले का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की। तो ये सारा कुछ उन्होंने किया था सिंक्लेयर और कॉलथर्ड ने, ठीक है। तो डिवाइड करके समझा। और मेन थिंग अब आपको बता रही हूँ कि अगर आपसे पेपर पूछा जाए कि ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या होता है, ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस में जुमले का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, यानी जुमले का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की जाती है, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर
क्या है, वो किस किस चीज़ से मिलके बना है। और सेंटेंस में जैसे मैंने बताया अली गोज टू स्कूल, अली जो थीमेटिक है, अली क्या है, मतलब अली अगर सिंगुलर है, प्लूरल चीज़ प्रोनाउन की बात की जा रही है या फिर कॉमन नाउन की बात की, इस तरह की चीज़ें यानी देखी जाती है ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस में। यहाँ पे एग्जाम्पल्स उन्होंने दी है कि अली वेंट टू स्कूल बिकॉज ही हैड प्रिपेयर फॉर हिज एग्जाम। तो अली वेंट टू स्कूल, ये ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसको ऐसे एनालाइज किया जाएगा कि पहले ये पार्ट देखेंगे कि मेन क्लॉज ये है, नेक्स्ट ये वाला पार्ट देखेंगे कि ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। तो फंक्शनल अप्रोच में होता है कि फंक्शनल अप्रोच भी उन्होंने साथ मेंशन की है ना ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस में। तो फंक्शनल अप्रोच के थ्रू ये देखा जाएगा कि अली का स्कूल जाने में मकसद क्या था, ठीक है। तो ये होता है ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस, यानी कि जुमले को अच्छे तरीके से देखना, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके देखना, उसका स्ट्रक्चर समझना। मेन थिंग क्या है, स्ट्रक्चर समझना ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस में। और इसके अलावा समझना कि उस जुमले का मकसद क्या है, यानी फंक्शन क्या है, उस जुमले ने फंक्शन क्या परफॉर्म किया। जैसे मैं आपको ये जुमला बताया, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बताया कि ये इसका स्ट्रक्चर है, फिर इसने क्या फंक्शन परफॉर्म किया, मैक हेलिडे के अकॉर्डिंग इसने फंक्शन ये परफॉर्म किया कि अली स्कूल में जा रहा है, उसका स्कूल जाने का मकसद क्या है कि वो पास हो सके, ठीक है, एग्जाम में पास हो सके। तो ये है ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा होता है अमेरिकन डिस्कोर्स एनालिसिस। अमेरिकन डिस्कोर्स एनालिसिस इज डोमिनेटेड बाय एथनो मेथोडोलॉजिकल ट्रेडिएशन। एथनो मेथोडोलॉजिकल ट्रेडिएशन का मतलब होता है लोगों को नेचुरल लाइफ में ऑब्जर्व करना, देखना कि वो आपस में कैसे बात करते हैं, ठीक है। विच फोकस ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल कम्युनिकेटिंग इन नेचुरल लाइफ सेटिंग। यानी कि जो अमेरिकन डिस्कोर्स है ना, अमेरिका, जब हम अमेरिका की गुफ्तगू, अमेरिका के जो लोग उनके कम्युनिकेशन को एनालाइज करते हैं, तो उसमें मेन मकसद ये होता है कि हमने लोगों की नेचुरल जो टंग है, नेचुरल लाइफ जो है, उसको हमने ऑब्जर्व करना है। यानी घर में लोग कैसे बात कर रहे होते हैं नेचुरल में, बिल्कुल इनफॉर्मल वे में। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस में लोग कैसे बात करते हैं, फिर स्टोरी टेलिंग उनका करने का क्या तरीका है। इसके अलावा जो गैदरिंग होती हैं, गैदरिंग पार्टी, वहाँ पे लोग कैसे बिहेव करते हैं। इसके अलावा वर्बल डील्स, यानी कि लफ्जी बहस उनके दरमियान अगर हो जाए, झगड़ा वगैरह, तो उसमें वो कैसे ट्रीट करते हैं। ये वाली चीज़ें देख के, ये वाली कम्युनिकेशन देख के ना उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये सारा कुछ है किस अप्रोच में स्पीच चैनल्स को स्टडी किया जाता है, स्टोरी टेलिंग वगैरह सबको स्टडी किया जाता है। स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस नहीं होता बल्कि लोगों के बिहेवियर पर फोकस होता है। ये आपने दोनों का डिफरेंस याद रखना है। तो मीन के अमेरिकन डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें जो लोगों की नेचुरल वे होता है कम्युनिकेशन का, उस पर फोकस किया जाता है, यानी कि वो नेचुरली कैसे बात करते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है। लेकिन जो दूसरा था, मैंने ब्रिटिश आपको पढ़ाया था, उसमें स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या था। यहाँ पे अमेरिकन डिस्कोर्स एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट रिसर्चर्स थे, वो उनके नाम है एर्विंग है, हैर्वी है, गेल है, एमैनुअल है। तो इन रिसर्चर्स ने स्टडी किया था कन्वर्जेशन नॉर्म्स। कन्वर्जेशन नॉर्म यानी कि नॉर्म होता है रूल्स, असूल, इन लोग किस असूलों में बात करते हैं। इसके अलावा टर्न टेकिंग, यानी कि वो बात कर रहे होते हैं तो कैसे एक बार चुप होता है, दूसरा स्टार्ट होता है बोलना, तो इस तरह से टर्न टेकिंग की इन्होंने स्टडी किया। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने डिफरेंस मेंशन कर दिया है कि डिस्कोर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर बनावट पर फोकस ज़्यादा होता है, और इसमें कन्वर्जेशन इन रियल लाइफ पर फोकस होता है। इसके अलावा अमेरिकन जो डिस्कोर्स एनालिसिस है, ये लिंक है प्रैग्मेटिक्स के साथ। यानी कि प्रैग्मेटिक्स क्या देखता है, प्रैग्मेटिक्स अगर आपको नहीं पता मैं बता देती हूँ। प्रैग्मेटिक्स जो फील्ड है लिंग्विस्टिक्स का, उसमें ये देखा जाता है कि एक बंदा जो बोल रहा है उसकी बात का मकसद क्या है। यानी आपको मैं एग्जांपल दूं कि पंखा बंद कर दो, तो ये नॉर्मली आपको एक सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इसके पीछे मेरा मीनिंग क्या है। मे भी मुझे सर्दी लग रही हो, या मे भी मेरी तबीयत खराब हो जाए, मुझे बुखार हो, लेकिन आपको सर्दी ना लगे, मुझे लग रही हो, या मैं नहा के मुझे सर्दी लग रही हो। तो प्रैग्मेटिक्स में ये चीज़ देखी जाती है। तो अमेरिकन डिस्कोर्स एनालिसिस में यही चीज़ देखी जाती है कि लोग रियल लाइफ में क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनका असल मकसद क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा ये लास्ट है मैककार्थी पॉइंट्स ऑफ व्यू डिस्कोर्स एनालिसिस। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मैककार्थी के अकॉर्डिंग डिस्कोर्स एनालिसिस लिखें। तो डिस्कोर्स एनालिसिस सेंटेंस नहीं बल्कि कंटेक्स्ट कल्चर भी देखता है। हर डिस्कोर्स अपना सिर्फ फॉर्म नहीं बल्कि फंक्शन भी रखता है, यानी कि हर सेंटेंस का सिर्फ फॉर्म नहीं होती बल्कि कोई ना कोई फंक्शन होता है। इसके अलावा हर जो गुफ्तगू होती है, हर डिस्कोर्स होता है, वो किसी न किसी कल्चर और कंटेक्स्ट में होता है। तो ये मैककार्थी के अकॉर्डिंग है। जो डायरेक्ट पॉइंट जो हैंडआउट्स में है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि मैककार्थी अकॉर्डिंग डिस्कोर्स स्टडीज लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस। यानी कि ये क्या करता है, सेंटेंस लेवल से हट के लैंग्वेज की स्टडी करता है, यानी कि उसकी फंक्शन भी देखता है। इसके अलावा कंटेक्स्ट और कल्चर का भी असर देखता है। इसके अलावा बहुत फॉर्म एंड फंक्शन इज इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस में, यानी सेंटेंस का शक्ल क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एंड देन उसने फंक्शन कौन सा परफॉर्म किया है। तो फॉर्म और फंक्शन जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, यानी एक जुमले का स्ट्रक्चर और उसका मीनिंग एक जैसा नहीं होता बल्कि डिफरेंट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आपको पता है एक वर्ड है राइट, ठीक है, हम उर्दू बोलते हैं ठीक है। तो अगर हमें कोई बात क्या है, कोई कमांड क्या है, यानी अगर फर्ज करें हमारी मदर हमें कुछ क्या है तो हम बोलते हैं ठीक है।
तो अगर हम पोलाइटली बोलें तो ये हम उसका क्या कर रिस्पेक्ट शो करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी वर्ड को थोड़ा गुस्से से बोले ठीक है, तो मीनिंग कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो एंगर या गुस्सा है वो शो करवा रहे हैं। तो देखने में तो राइट लगेगा कि ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंटेक्स्ट इसका मीनिंग बदलेगा, हमारे बोलने पर असर करेगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो मीन के फॉर्म और फंक्शन दोनों अलग होते हैं, ठीक है। जो फॉर्म होते जुमले की जरूरी नहीं वो फंक्शन वही परफॉर्म कर रही हो। नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यूज है कि मैक हेलिडे ने कहा था जो टोन होती है, लहजा होता है, वो क्या करता है, मीनिंग चेंज कर देता है। यानी अगर आप एक जुमला उसको बोल रहे हैं, उसको जब आप थोड़ी टोन चेंज करें, उसको थोड़ा ऊंची या नीची आवाज़ में बोलेंगे, तो पूरा का पूरा हमारा जो सेंटेंस का फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यू ईट इट। अगर हम इसको थोड़ा पोलाइट वे में सही तरीके से बोले तो ये हम पूछ रहे हैं किसी से, ठीक है, किसी की स्टेटमेंट कह रहे हैं कि तुम खाते हो। लेकिन अगर हम किसी को थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलें कि यू ईट इट, इट पे काफ़ी जोर दें, तो मीन ये हम उसको कमांड दे रहे हैं कि वो इसको ज़रूर खाए। तो ये इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं ये 2-3 एमसीक्यूज हैं। तो मार्कर और क्वेश्चन मार्कर। तो व्हाट इज़ मार्कर? टेक्स्ट में कुछ सिग्नल होते हैं जो मीनिंग को कनेक्ट करते हैं, इनको मार्कर कहते हैं। यानी कि जैसे ईडी यहाँ पे है मार्कर, तो ईडी जैसे वर्ड प्ले, तो ये आपको पता है प्ले खेलना। लेकिन अगर मैं ईडी लगाऊं तो प्लेड, प्लेड मीन के जिस टेंस जो है पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मार्कर कहलाती है, यानी ये मीनिंग कनेक्ट करते हैं, ये मीनिंग को डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ पे एक मार्कर की इंग्लिश में डिफाइन लिखी है, ये भी आपने याद करनी है। इसके अलावा कुछ रेफरेंस लिखे ऐसे ही शीट, ये सारे क्या है, ये मार्कर्स हैं, इनको क्वेश्चन मार्कर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजरल अप्रोच। प्रोसीजरल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि जो होते हैं ना रीडर, वो एक्टिव होते हैं। यानी जो भी रीडर है, कुछ भी रीड कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसी का ही होता है। क्योंकि अगर रीडर जो है वो एक्टिव होकर रीड करेगा तो वो खुद से मीनिंग कंस्ट्रक्ट करेगा चीज़ों के। इसके अलावा अगर उसके पास पहले कोई नॉलेज है तो उस बैकग्राउंड नॉलेज को भी यूज करेगा इस पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए, पूरे रिटन फॉर्म को समझने के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे है कि वॉल्फगैंग ड्रेसलर रॉबर्ट के मुताबिक जो इंटरप्रिटेशन होती है, यानी किसी भी चीज़ की जो तशरीह होती है, वो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, ठीक है। वह रीडर्स एक्चुअली कंस्ट्रक्ट मीनिंग, यानी कि अगर आप यही चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हैंडआउट्स पे जाके देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी। 100% में से आपको 90% मतलब समझ नहीं आएगी, 10% चाहे आ जाए। लेकिन जैसे आपको इंटरप्रिटेशन करवा रही हूँ तो ये चीज़ सारी आपके माइंड में बैठती जा रही हैं। तो ये इनका कहने का मकसद था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे 2 एमसीक्यूज हैं, ये आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। टेक्सचुअल सेगमेंट एंड टेक्सचुअल पैटर्न्स। टेक्सचुअल सेगमेंट का मतलब होता है टेक्सचुअल सेगमेंट पार्ट, यानी एक टेक्स्ट के अंदर छोटे छोटे पार्ट है। जैसे सेंटेंस के अंदर कितना कुछ होता है, फ्रेजेस होती है, क्लॉज होती हैं, फिर पूरा पैराग्राफ बन जाता है। ये सारी चीज़ें टेक्सचुअल सेगमेंट कहलाती हैं। आपसे एमसीक्यूज में आ सकता है कि फ्रेजेस क्लॉजेज, तो ये क्या है, टेक्सचुअल सेगमेंट है या टेक्सचुअल पैटर्न? तो ये टेक्सचुअल सेगमेंट है। नेक्स्ट जो है टेक्सचुअल पैटर्न्स, क्या होता है, टेक्स्ट में कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली समझ लिए जाते हैं और हमारे कल्चर नॉलेज का पार्ट बन जाते हैं। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ भी आप ये लिखा आप पढ़ेंगे तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि पास्ट में किसी कहानी या किसी वाक्य की बात की जा रही है। लेकिन अगर जैसे ग्रीटिंग, आपसे कोई कहता अस्सलाम वालेकुम, आपको ऑटोमेटिकली पता है कि इसका आंसर क्या है। तो ये टेक्सचुअल पैटर्न्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है ख़त्म हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और एक और बात है, ये जो मतलब मैंने अप्रैल की लास्ट तक ये सारे नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी मिड टर्म के। और अगर आपको ये चाहिए तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जो इसका व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको ज्वाइन करके एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा। तो मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।